जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्जाम तो बेहद करीब है क्योंकि आपका रिजल्ट में साफ लिखा था कि 90 दिनों के अंदर, तो 90 दिनों के अंदर ही होगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, जब एग्ज़ाम होगा तबे पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि आपको लोग का जो है एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। तो आप लोग क्या करना है कि जिस शिद्दत से आप लोग जो है प्रत्येक दिन पढ़ रहे हैं उस शिद्दत को बरकरार रखना है। आपका एग्ज़ाम हर हाल में नज़दीक ही है और हो के ही रहेगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, तारीख की इंतज़ार नहीं करना है, आपको पढ़ाई जारी रखना है। तारीख आज न कल आ ही जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आदिम जनजातियों को किसको, तो आदिम जनजातियों को जो है 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी। पहला है बिरसा मुंडा आवास योजना, दूसरा है तिलका आवास योजना, तीसरा है बुद्धू आवास योजना, चौथा है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा आवास योजना। ये झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसके तहत जो है आदिम जनजातियों को जो है 100% आवास उपलब्ध कराना था, अर्थात जो आदिम जनजाति झारखंड में है उनके लिए पक्का आवास प्रदान करना इस योजना की उद्देश्य थी। अब हम लोग बात करें कि यह योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो इस योजना को जो है 2002 में शुरू किया गया था, इतना आपको याद रखना है। उस समय झारखंड में किसका कार्यकाल था, तो उस समय झारखंड में जो है हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल था, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें हम लोग और क्या जान सकते हैं कि ये जान सकते हैं कि आदिम जनजाति झारखंड में कितने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से आपका क्या है 8 आदिम जनजाति है। उन्हीं में से अलग से नहीं, 32 जो जनजाति है उसी में 8 को हम लोग आदिम जनजाति मानते हैं। अब ये 8 आदिम जनजाति कौन कौन है, तो उनका नाम आपको लिख देते हैं। पहला हो जाएगा आपका कौन, तो पहला हो जाएगा आपका असुर। असुर को ही हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड का प्राचीन जनजाति कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका बिरहोर, और बिरहोर को क्या कहते हैं, बिरहोर का जो है शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बिरजिया, और बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल का मछली, ये भी आपको बताते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा कोरवा। तो 4 को लिख चुके हैं, 4 और लिख लेते हैं, जगह का अभाव है इसीलिए कुछ को मिटाना पड़ रहा है। पाँचवा हो जाएगा आपका माल पहाड़िया, क्या हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा आपका माल पहाड़िया, माल पहाड़िया। और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया। कौन सा हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया। और सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां आपका हो जाएगा परहिया, या पहाड़िया भी कह सकते हैं इसको, परिहिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आठवां हो जाएगा आपका सबर। तो इस तरह से जो है झारखंड में जो है 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यह योजना है आपका बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत इन्हें जो है पक्का आवास योजना आवास प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है। पहला है 100 मीटर, दूसरा है 250 मीटर, तीसरा है 300 मीटर और चौथा है 150 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 150 मीटर। अब चाईबासा मैदान है क्या, तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है सबसे कम वर्षा, अगर झारखंड में सबसे कम वर्षा वाला अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, चाईबासा का मैदान हो जाएगा। और ये चाईबासा नामक स्थान जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है, तो आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, इतना आपको याद रखना है। तो चाईबासा का मैदान जहाँ पर पूरे झारखंड में सबसे कम वर्षा होती है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 150 मीटर है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर यह भी तो पूछ सकता है कि झारखंड में जो है सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको बता दें कि नेतरहाट,
झारखंड में जो नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यहाँ पर पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है और यह आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला? तो लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है? पहला राजमहल ट्रैप, दूसरा है पाट क्षेत्र, तीसरा है पार्श्वनाथ पहाड़ी, चौथा है दामोदर घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल ट्रैप। सबसे नूतन यानी कि नया भौतिक संरचना किसे माना जाता है? तो राजमहल ट्रैप को माना जाता है। अब राजमहल से हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि अगर राजमहल पहाड़ी की बात किया जाए या राजमहल क्षेत्र की बात किया जाए तो यह आपका किस जिला के अंतर्गत आता है? तो यह हमारा झारखंड के साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला है आपका साहेबगंज, जहाँ से होकर क्या है आपका गंगा नदी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो राजमहल की ट्रैप है या राजमहल की पहाड़ी जो है, इसे इस क्षेत्र में जो आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। और इस राजमहल के क्षेत्र को जो है झारखंड के इतिहास में कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कौन सा क्षेत्र? तो कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगर राजमहल पहाड़ी की बात की जाए तो राजमहल के पहाड़ी में जो है मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है। क्या है? सौरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल राजमहल की पहाड़ी है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो माल्टो भाषा बोली जाती है। ठीक है। और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना कम से कम जो है आपको याद रखना है जब भी राजमहल का जिक्र आएगा तब। अब पाट क्षेत्र की बात करेंगे तो झारखंड में जो है 3 जिला हैं मुख्य रूप से। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका गुमला, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका लोहरदगा हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार। तो ये 3 जिला जो हैं आपके मुख्य रूप से क्या है पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए अगर आपको जो है पाट क्षेत्र का आकार बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो पाट क्षेत्र का आकार आपका तिकोना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ये जो पाट क्षेत्र हैं, इन्हीं पाट क्षेत्र से जो है झारखंड में क्या है आपके बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब पार्श्वनाथ पहाड़ी की यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्श्वनाथ पहाड़ी क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर इसको हम लोग फीट में नापेंगे तो 4478 फीट ये हो जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, इसी का दूसरा नाम क्या है? तीसरी का दूसरा नाम समेत शिखर है। ठीक है, समेत शिखर है। और इस पार्श्वनाथ पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैन धर्मावलंबियों के लिए, यानी कि जैन धर्म के लोग हैं उनके लिए यह तीर्थ स्थल के समान है। कैसा है? तो तीर्थ स्थल के समान है। अब तीर्थ स्थल के समान क्यों है? तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है, इसीलिए तीर्थ स्थल के समान है। इनके जो 21वें तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर जो हैं आपके अपने झारखंड से भी हुए हैं। कहाँ? तो चतरा की इटखोरी के। ठीक है, चतरा के इटखोरी के जो हैं एक तीर्थंकर झारखंड के थे। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम शीतलनाथ था। क्या नाम था? शीतलनाथ था। और ये जो है जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। अब इतना कुछ हम लोग जान गए पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में, ये भी जानेंगे कि ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है किस जिला के अंतर्गत पड़ता है? तो ये आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह जिला बना है, ये आपको याद रखना है। चलिए इतना कम से कम आपको याद रखना है, बाकी हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? पहला 150 सेंटीमीटर, दूसरा है 140 सेंटीमीटर, तीसरा है 160 सेंटीमीटर और चौथा है 170 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 140 सेंटीमीटर। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 140 सेंटीमीटर है। इसी को अगर हम लोग मिलीमीटर में नापेंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 मिलीमीटर, ये भी आपको याद रखना है।
और वर्षा की बात हो रहा है तो सबसे अधिक वर्षा झारखंड में कहाँ होता है, अभी ही बता चुके हैं, फिर भी रिकॉल कर देते हैं। तो नेतरहाट में जो है सबसे अधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो आपको बता दें चाईबासा के मैदान में। कहाँ, चाईबासा के मैदान में जो है सबसे कम वर्षा होती है पूरे झारखंड में, इतना आपको याद रखना है। अब वर्षा की भी बात हो रही तो ये भी जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो है मानसून की प्रवेश या शुरुआत कब हो जाती है, तो हो जाएगा आपका 10 से लेके 15 जून। ठीक है, 10 से लेके 15 जून में जो है झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाता है। इसके बाद मानसून लौटता कब है झारखंड से, तो मध्य अक्टूबर। मध्य अक्टूबर इसको कहेंगे। मध्य अक्टूबर मतलब क्या, तो मध्य अक्टूबर मतलब होता है 15 अक्टूबर के आसपास जो है झारखंड से क्या है आपका मानसून लौट जाता है, इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में मानसून जो है आपके बंगाल के खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है, लेकिन सबसे अधिक किससे होती है, तो सबसे अधिक आपका बंगाल के खाड़ी से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बनाई गई है। पहला है दामोदर 1953, दूसरा है बोकारो 1955, तीसरा है पंचेत 1956 और चौथा है बराकर 1958। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बराकर 1958। ये जो मैथन डैम है किस नदी पर है, तो आपका हो जाएगा बराकर नदी पर है। और ये कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 1958 में, ये बात बोला जा रहा है। अब आप लोग ये जानना चाहिएगा कि सर ये जो मैथन डैम है किस जिला में है, तो मैथन डैम जो है आपका धनबाद में है। कहाँ है, धनबाद में। और धनबाद जिला कब बना है सर, तो ये बना है 1956 में, इतना याद रखना है। अब हम लोग जो धनबाद की बात कर ही रहे हैं तो धनबाद के बारे में और थोड़ा सा बता दें कि धनबाद को हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहते हैं, तो झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं। साथ ही उसे भारत का कोयला का राजधानी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब धनबाद में ही आपका क्या है, एक वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर जो है आधारित बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है, इसलिए आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले पर है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा जिला में है। ये तिलैया जल विद्युत है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये किस नदी पर है, तो आपका बराकर नदी पर है। कहाँ पर है, तो बराकर नदी पर है। और इसका स्थापना कब हुआ या बनाया कब गया, तो आपको बता दें, इसका तारीख भी बताएंगे। 21 फरवरी 1953 को इसकी स्थापना की गई। किसकी, तिलैया जल विद्युत परियोजना की। और ये कहाँ पर है, तो आपको बता चुके हैं, ये आपका कोडरमा जिला में है। अब कोडरमा जिला की बात करेंगे तो कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। और कोडरमा जिला को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का अभ्रक का राजधानी कहते हैं, क्योंकि कोडरमा जिला में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है, तो उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, यानी कि उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। और इस उच्च कोटि का अभ्रक का डिमांड जो है विदेशों में भी है। और उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रूबी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कोडरमा के अलावा जो है झारखंड में और 2 जिले हैं जहाँ से आपको अभ्रक मिलता है। एक तो हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला। यानी कि झारखंड के 3 जिले हैं जहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, अभ्रक पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है आपका कोडरमा जिला में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। अब इन क्षेत्रों में जो है अभ्रक पाया जाता है, तो इन क्षेत्रों में मिट्टी कैसे मिलेगी, तो मिट्टी मिलेगी आपका अभ्रक मूलक। ठीक है, अभ्रक मिलता है उस क्षेत्र में, मिट्टी कैसे मिलेगी, अभ्रक मूलक मिट्टी। अब अभ्रक मूलक मिट्टी जो है इसकी पहचान क्या है, तो यह जो है हल्का गुलाबी रंग का होता है और हल्का जो है चमकीला भी होता है। क्या होता है, तो हल्का ये चमकीला भी होता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हजारीबाग की, तो इसे हम लोग हजार बागों का शहर कहते हैं और यह 1833 में जिला बना है। रांची को क्या कहते हैं, कि रांची को झरनों का शहर कहते हैं और यह झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी को। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है और यह जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में अवरक मूलक की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है राजमहल, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर तो हम तो अभी ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, कोई बात नहीं है, जितना पढ़िए उतना याद रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हजारीबाग और कोडरमा में जो है अभ्रक मिलता है, क्या है आपका अभ्रक मिलता है, जिसके कारण जो है इस क्षेत्र में आपका क्या है अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है, तो यह हल्का गुलाबी रंग का होता है, साथ ही जो है यह हल्का चमकीला भी होता है। ये हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। अब हजारीबाग के बारे में बता चुके हैं कि ये ज़िला बना है कब, तो 1833 में बना है, और कोडरमा ज़िला बना है 1994 में। ये याद हो गया। अब यहाँ पर जो तीसरा विकल्प आपका छूट गया है, कौन सा तीसरा विकल्प है, राजमहल। तो राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो आपका कपास के लिए बेहतरीन है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। और ये राजमहल का क्षेत्र जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, और साहेबगंज जिला बना है कब, तो 1983 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है। पहला है 40 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 38 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 36 लाख हेक्टेयर, और चौथा है 34 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 38 लाख हेक्टेयर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। यह क्या है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसमें जो है 38 लाख हेक्टेयर क्या है, कृषि योग्य भूमि है। अब अगर इसको हम लोग 38 लाख हेक्टेयर को अगर प्रतिशत में निकालेंगे, तो ये लगभग जो है आपका 23% भूमि जो है झारखंड में कृषि योग्य है। इतना आपको याद रखना है। इसमें भी अगर कृषि की बात हो ही रहा है, तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है सर्वप्रमुख फसल कौन सा है, तो आपका क्या है, धान। धान क्या है, सर्वप्रमुख फसल है। और धान का जो है सबसे अधिक उत्पादन झारखंड के किस जिला में होता है, तो आपको बता दें कि पश्चिम सिंहभूम में जो है धान की उत्पादन सबसे अधिक होती है। और ये पश्चिम सिंहभूम जिला कब बना है, तो ये 1990 बना है। इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि धान के बाद जो है दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है, तो दूसरा प्रमुख फसल आपका मक्का है। क्या है, मक्का। और मक्का का उत्पादन किस जिला में सबसे अधिक होता है, तो मक्का का उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। और पलामू जिला कब बना है, तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी को। इस तरह से जो है चीज़ों को आप लोग जो है लिंक करके याद रखिएगा तो याद रहेगा। और जो बरसात के समय में जो फसल उगाई जाती है वो क्या होता है, आपका खरीफ फसल होता है। और धान क्या है, आपका खरीफ फसल है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर स्थित है। पहला है दामोदर, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है अमानत, चौथा है दक्षिणी कोयल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, दामोदर नदी पर है। ये जो पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह है किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पे है। और इसकी निर्माण कब की गई, तो इसकी निर्माण 1959 ईस्वी में की गई है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ठीक है ये दामोदर नदी में है और 1959 में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन ये किस जिले में है, ये आपका धनबाद जिले में है। कब है, कहाँ है, धनबाद जिले में। और धनबाद जिला 1956 बना है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो दामोदर नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है। ये आपको याद रखना है। अब इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है, तो दामोदर नदी जो है झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। अब लंबी तो बोल दिए, लेकिन कितना लंबी वो भी तो बताना होगा। तो झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र 290 किलोमीटर है। कितना, 290 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हम झारखंड का बता दिए, लेकिन हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितना है। तो 592 किलोमीटर ये क्या है, दामोदर नदी की कुल लंबाई है। अब दामोदर नदी को क्या कहते हैं, तो बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बंगाल का शोक कहते हैं। शोक मतलब आप सभी जानते हैं दुख की बात। तो दुख की बात किस चीज़ की है, तो आपको बता दें कि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे जान माल की क्षति होता है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। अगर हम लोग सोन नदी की बात करेंगे, सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी को उद्गम स्थल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। और एमपी में भी कहाँ से, तो आपको बता दें अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है।
और सोन नदी की सहायक नदी अपना झारखंड का कौन सा नदी है, तो उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है झारखंड की नदी है और ये सोन नदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। और सोन नदी जो है आपका झारखंड में प्रवेश करता है गढ़वा जिला की ओर से, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगर अमानत नदी की बात करेंगे तो ये किस जिला से निकलता है, तो ये हजारीबाग जिले से निकलता है। ठीक है, हजारीबाग जिले से। और अमानत नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिणी कोयल नदी की, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, नगड़ी गांव। और ये नगड़ी गांव कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं कि रांची में है। और यही नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी भी निकलता है और यहीं से आपका क्या है, दक्षिणी कोयल नदी भी निकलती है, जो कि रांची का एक गांव है नगड़ी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला 1831, दूसरा 1855, तीसरा 1914, चौथा है 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, जतरा भगत। क्या नाम है इनका, जतरा भगत या जतरा उरांव भी कह सकते हैं। ये उरांव जनजाति से संबंधित थे। अब जतरा भगत जो है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर आपका 1888 को जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो आपका गुमला जिला। अगर जिला पूछेगा तो गुमला जिला, थाना पूछेगा तो हो जाएगा आपका बिशुनपुर थाना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका गांव का याद रखना है। तो इनका गांव का नाम क्या है, चिंगरी नवा टोली। क्या नाम है, तो चिंगरी नवा टोली इनका गाँव का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चिंगरी नवा टोली के थे। और आपको बता दें इनके पिता का नाम क्या नाम है, इनके पिता का नाम कोहड़ा, कोहड़ा उरांव, और इनकी माता का नाम लिबरी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाना भगत आंदोलन के बारे में और आपको थोड़ा सा ज़्यादा से बताते हैं। तो टाना मतलब टानना, इसका मतलब ये हो गया कि उरांव जनजाति के लोग जो है अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने समाज को जो है टान कर आगे ले जाना चाहते थे, जिसके कारण इस आंदोलन का नाम पड़ा ताना। और ये लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर विश्वास करते थे, मतलब बिल्कुल अहिंसा पूर्वक अपने कार्य करते थे, सादा जीवन जीते थे, जिसके कारण महात्मा गांधी को ये लोग काफ़ी प्रभावित किए। और महात्मा गांधी ने टाना भक्तों को क्या कहा था, कि अपना प्रिय अनुयायी कहा था। क्या कहा था, तो प्रिय अनुयायी कहा था। शुरू में यह आंदोलन जो था आपका क्या था, सांस्कृतिक था, धार्मिक था। लेकिन महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी से मिलने के बाद यह आंदोलन क्या हो गया, तो यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले लिया। तो शुरुआत में इसमें सिर्फ उरांव लोग शामिल थे, इसलिए इस आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में क्या कहा जाता है, तो इस आंदोलन को शुरुआती चरण में कुड़ुख आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुड़ुख आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि उरांव जनजाति की भाषा ही कुड़ुख है और वे लोग स्वयं को कुड़ुख कहलाना भी पसंद करते हैं। तो इसीलिए टाना भगत आंदोलन को शुरुआती चरण में कुड़ुख आंदोलन भी कहा जाता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए, हम लोग बात करते हैं बाकी विकल्प की। 1831-32 में आपका क्या हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह, और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपके बुधू भगत। कौन थे, बुधू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब इसमें भी आपको पूछता है कि बुधू भगत का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आपको बता दें इनका जन्म 1792 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो रांची जिला में हुआ है। प्रखंड कहाँ, तो चान्हो प्रखंड में हुआ है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका भी गाँव पूछा जाता है, तो बुधू भगत के गाँव का नाम क्या है, तो सिला गाय। ठीक है, सिला गाय में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। और बुधू भगत पर जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। कितने, तो 1000 रुपये का इनाम रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1855-56 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था आपका संथाल विद्रोह। क्या हुआ था, आपका संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह को ही हम लोग हूल विद्रोह कहते हैं। हूल विद्रोह क्यों कहते हैं, क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे आपस में जो है क्या है, अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, जिसके कारण संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। और हूल विद्रोह में हूल जो शब्द है, इसका संथाल जनजाति में क्या होता है, तो संथाल जनजाति में हूल का मतलब क्रांति भी होता है। इतना आपको याद रखना है। चूँकि यह जो आंदोलन अर्थात संथाल विद्रोह की बात करेंगे, तो ये भोगनाडीह गांव से शुरू हुआ था। कहाँ, तो भोगनाडीह गांव से शुरू हुआ था। और कब, तो 30 जून। ठीक है, 30 जून 1855 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए 30 जून को जो है प्रत्येक साल झारखंड में जो है क्या मनाया जाता है, तो हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। इतना कम से कम याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो संथाल विद्रोह है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो चार भाई थे। चार भाई,
सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो। यानी कि 6 भाई बहनों के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सरहुल का त्यौहार किस महीना में मनाया जाता है? पहला है सावन, दूसरा है भादो, तीसरा है बैसाख, चौथा है चैत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को जो है सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। और सरहुल का त्यौहार जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष। ये वही साल है जिसको हम लोग गांव घर में सखुआ के नाम से भी जानते हैं। और ये साल वृक्ष ही आपका क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब इस सरहुल पर्व को जो है अनेक जनजातियों के द्वारा अनेक नाम दिए जाते हैं। जैसे उरांव जनजाति के लोग इसको क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति के लोग इसको खद्दी के नाम से पुकारते हैं। मुंडा जनजाति के लोग इसी को क्या बोलता है? तो बा पर्व के नाम से जानता है। इसके अलावा संथाल जनजाति के लोग सरहुल को ही क्या कहता है? तो बाहा पर्व बोलता है। नाम अनेक है लेकिन मनाते सब जरूर हैं। किसको? तो सरहुल त्यौहार को। ठीक है, चलिए अब सावन के पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो सरदारों के द्वारा मनाया जाता है, यह भाई बहनों का पवित्र प्रेम का त्यौहार है। इस सावन के पूर्णिमा में मनाया जाता है। याद रखना है। अब भादों में बात किया जाए तो भादों के एकादशी में, भादों के शुक्ल पक्ष के एकादशी में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं करम का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और ये करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और यह भी आपका क्या है? भाई और बहनों का पवित्र त्योहार है, उनके प्रेम का पवित्र त्योहार है। इसीलिए जो है कर्मा की जो है तुलना आपके सदानों मनाए जाने वाला रक्षाबंधन से किया जाता है, क्योंकि दोनों ही त्योहार भाई बहनों के प्रेम पर आधारित त्योहार है। ठीक है, तो भादो एकादशी में कौन मनाया जाता है? कर्मा का त्यौहार मनाया जाता है। बैसाख से शुरू हो जाता है आपका क्या? मंडा पर्व। मंडा पूजा या मंडा पर्व जो है आपका बैसाख महीने में शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो महादेव, देवों को देव महादेव का जो है सख्त या कठोर अर्चना या तपस्या के नाम से जाना जाता है। किसको? मंडा पूजा को। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? पहला है NH2, दूसरा है NH13, तीसरा NH23, चौथा NH33। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NH33। ठीक है, तो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? 33 है। अब इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और झारखंड में इसकी लंबाई लगभग 333.5 किलोमीटर है। कितना? 333.5 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और हम लोग क्या जान सकते हैं? अच्छा, यह जान सकते हैं कि इनका जो नया नाम NH33 का जो है झारखंड में नया नाम रखा गया है। कौन? तो NH20 हो गया है। इसी का नया नाम NH20 भी हो गया है। और झारखंड में इसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक है वो भी बताएंगे। तो बहरी से बरहागोड़ा। ठीक है, बहरी से आपका बहरागोड़ा तक इसका प्रसार है, फैला हुआ है। ठीक है, कौन? आपका NH33। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ग्रेफाइट के उत्पादन से जो है झारखंड जो है पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर भारत में कौन है सर? ये तो बता के जाइए। तो पहला हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश जो है पूरे भारत में पहले स्थान है ग्रेफाइट के उत्पादन में। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? दूसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है। और तीसरे स्थान पर अपना झारखंड है। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड तीसरे स्थान पर है। इतना आपको याद रखना है। अगर झारखंड में बात की जाए कि झारखंड के कौन सा जिला जो है ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए सबसे आगे है, तो आपको बता दें पलामू जिला। पलामू जिला जो है पूरे झारखंड में ग्रेफाइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और जितना उत्पादन करता है वो क्या है? 6% पूरे भारत का जो है टोटल उत्पादन में 6% का योगदान कौन करता है? आपका पलामू जिला झारखंड करता है।
इतना आपको याद रखना है। अब पलामू की बात की जाए तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है। यहाँ पर जितना भी नाम दिए हैं आणविक पदार्थों के नाम दिए हैं, एक नहीं है लेकिन 3 आणविक पदार्थ हैं। तो सबसे बड़ा खनिज आणविक वाला कौन सा है? पहला है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है बेरिलियम और चौथा है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में आणविक खनिजों में जो है सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है। और झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है जादूगोड़ा नामक स्थान पर पाया जाता है। यानी कि झारखंड में जो जादूगोड़ा है यूरेनियम के लिए फेमस है। और यूरेनियम क्या है? एक आणविक खनिज पदार्थ है। अब ये जादूगोड़ा नामक स्थान कहाँ है? तो आपको बता दें, ये पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। कैसे दिक्कत होगा भाई? अब ये जो जादूगोड़ा में जो यूरेनियम प्रसंस्करण वाला जो इकाइयाँ स्थापित किया गया है, यानी यूँ कह सकते हैं कि यूरेनियम के खुदाई के लिए जो वहाँ पर संयंत्र लगाए गए हैं या कारखाना लगाए गए हैं, वो कब लगाया गया है? तो वो भी आपको बताएंगे 1967 ईस्वी में लगाया गया है। ठीक है, कब? तो 1967 ईस्वी में। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम की खुदाई का जिम्मेवारी किस कंपनी को दिया गया है या कौन सा कंपनी लिमिटेड करता है? तो आपको बता दें, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर यूरेनियम का निष्कासन किया जा रहा है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? पहला है बोकारो रामगढ़, दूसरा है हजारीबाग रांची, तीसरा है जमशेदपुर देवघर, चौथा है जमशेदपुर बोकारो। इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर और बोकारो हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में 2 जगह जो है लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। जमशेदपुर में जो है आपका 1907 में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। टिस्को बोले तो क्या हो जाता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में किया गया है। साक्षी नामक स्थान पर, कहाँ पर? साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था। और उन्हीं के नाम पर जो है आज उस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। यह किस नदी के किनारे है? तो आपको बता दें, यह आपका जो है स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और आप ये जान गए कि ये जमशेदपुर शहर में है, लेकिन ये किस जिला के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आएगा। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा जो है आपका बोकारो में है। बोकारो एक ज़िला है खुद, और बोकारो ज़िला 1991 में बना है। और बोकारो जो है बोकारो जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, जिसके कारण बोकारो को जो है स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो में जो है 1964 में जो है रूस देश की सहायता से जो है आपका क्या है लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया है। और कहाँ पर लगाया गया है? तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर लगाया गया है। कहाँ पर? तो माराफारी नामक स्थान पर लगाया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? पहला है पलामू, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा गढ़वा, चौथा है रामगढ़। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा से होता है। ठीक है, लोहरदगा की बात करेंगे तो यह जिला बना है 1983 में। और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका निंदी, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। यानी 2 प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा लोहरदगा में ही आपका क्या है बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़ है। और इस बगड़ू पहाड़ से ही क्या है आपका बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, जिसे कहाँ भेजा जाता है? तो मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना में भेजा जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है? तो बॉक्साइट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब मुरी जो है ये कहाँ पर है? तो मुरी आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और मुरी में जो है एल्युमिनियम की कारखाना लगाया गया है। कब लगाया गया है? तो 1938 ईस्वी में लगाया गया है। ठीक है, एल्युमिनियम से क्या बनता है? तो आपके किचन में, आपके घर में जो बर्तन है वो सब क्या है? एल्युमिनियम के ही बर्तन है, वही बनता है। और इस एल्युमिनियम का जो है आपका क्या है अयस्क क्या है? तो वो हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में।
गढ़वा जो है झारखंड का जो है क्या है सबसे पश्चिमी जिला है, क्या है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और यह जिला बना है 1991 ईस्वी में। और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा क्या हो जाएगा तो दूसरा बिहार और तीसरा क्या हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जो है ये जिला कब बना है 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का 24वां जिला बना है, 24वां जिला। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो ये झारखंड का क्या है सबसे छोटा जिला है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लावालोंग अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? पहला 1976, दूसरा है 1978, तीसरा 1986 और चौथा है 1994। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1978 में जो है लावालोंग अभयारण्य की स्थापना किया गया था। अब ये लावालोंग अभयारण्य कहाँ है? तो लावालोंग अभयारण्य आपको बता दें, अच्छा इसका तारीख बताते हैं। लावालोंग अभयारण्य की स्थापना 1978 में किया गया था, लेकिन अगर तारीख पूछे तो 7 अगस्त, ठीक है 7 अगस्त 1978 ईस्वी को किया गया था। और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये आपको बता दें 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? आपका लावालोंग अभयारण्य। अब ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें ये जो आपका चतरा जिला के अंतर्गत आता है और चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा का हम लोग क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। साथ ही यह क्या है लोकसभा में जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो चतरा में ही आपका क्या है इटखोरी नामक स्थान है। क्या है? इटखोरी नामक स्थान है। यहीं पर ही आपका क्या है माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है और यहाँ पर जो है इटखोरी महोत्सव लगाया जाता है। प्रत्येक साल वहाँ पर लगता है और 3 से 4 दिन वहाँ मेला का भी भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इटखोरी के ही कौन रहने वाले थे? तो इटखोरी के ही आपके कौन थे? तो शीतलनाथ रहने वाले थे। कौन? शीतलनाथ। और शीतलनाथ कौन है भाई? तो ये जो है जैन धर्मावलंबियों के तीर्थंकर हैं और कितने नंबर के हैं? तो 10वें क्रम के हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बाकी जो है विकल्प का हम लोग देखते हैं। तो 1976 में जो है आपका क्या है दालमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन हुआ था। किसका? दालमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया है। 1986 में तो 1986 में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, क्या बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में हुआ है जो कि लातेहार जिला में है। 1994 में क्या हुआ था? तो बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है। बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है, इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से नियुक्त या मुक्त कर सकता है। पहला है त्यागपत्र देने के लिए कर सकता है, दूसरा है राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित कर सकता है, तीसरा है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है, चौथा उपरोक्त सभी तरीके अपना सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी तरीके को अपना सकता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उसको कौन हटा सकता है? तो उसको मुख्यमंत्री हटा सकता है और हटाने के 3 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, उसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आप लोग को जो है जो जानना है वो चीज़ हम बता रहे हैं। तो 2003 में, कब? तो 2003 में जो है आपका क्या हुआ था 91वें संविधान संशोधन हुआ था। अब इसमें जो है कहा गया था कि किसी भी विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनके 15% व्यक्ति ही क्या है मंत्री बन सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में कितने व्यक्ति हैं या कितने सीट है? 81 सीट है। 81 सीट का जो है 15% निकालिएगा तो लगभग 12 हो जाता है। तो झारखंड में जो है 12 व्यक्ति ही क्या है मुख्यमंत्री सहित मंत्री बन सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सूचना था जिसको आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। ये क्वेश्चन ओल्ड हो गया है और अभी तो हटा दिया गया है, लेकिन भी इनके बारे में पूछता है भाई। ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, क्योंकि ये झारखंड का इतिहास रहा है तो पूछेगा ही। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब इसको ध्यान से समझिए।
तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। पहले और एक होता था, इसको ये निर्वाचित नहीं होता था, ये मनोनीत होता था, यानी कि राज्यपाल के द्वारा एक मनोनीत सदस्य को शामिल किया जाता था। और ये जो एक मनोनीत सदस्य था, ये आंग्ल इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किया जाता था। और ये आंग्ल भारतीय समुदाय कौन होते थे? तो आपको बताया है कि अंग्रेज द्वारा जो है भारतीय नारियों से शादी कर दी जाती है। अब उनके जो बाल बच्चे होते हैं उसी को आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं, तो उन्हें ही मनोनीत किया जाता था। लेकिन इसे जो है क्या हुआ कि 104वां, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया कि अब कोई भी विधानसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय को ही मनोनीत नहीं किया जाना है। पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, एक संख्या था, ठीक है। अब 104वां संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो 104वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 2019 में हुआ था। लेकिन ये जो 104वां संविधान संशोधन है, ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 2020 को यह लागू हुआ था। अब इसके तहत जो है, जो विधानसभा में आंग्लीय भारतीय जो समुदाय है उसको तो हटा ही दिया गया, मनोनीत नहीं करना है। उसके अलावा आपको बता दें क्या हुआ था 104वां संविधान संशोधन में। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है एसटी एससी के लिए, ठीक है, एसटी और एससी के लिए जो आरक्षण है उसको जो है 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2030 तक जो है आरक्षण बढ़ा दिया गया है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है पुनर्विचार किया जाएगा कि आगे आरक्षण को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, यानी कि 30 साल तक 2030 तक क्या है अभी आरक्षण रहेगा। उसके बाद फिर से उसमें चर्चा की जाएगी कि आरक्षण को फिर आगे बढ़ाया जाए या समाप्त कर दिया जाए। तो ये हुआ है आपका 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया है? यानी आप कह सकते हैं कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के लिए झारखंड किसके साथ समझौता किया है? पहला है गेल, दूसरा है रिलायंस, तीसरा है टाटा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेल के साथ हस्ताक्षर किया है। अब ये जो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से लेके आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जो है पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। कहाँ से? यूपी से लेके पश्चिम बंगाल तक। इतना आपको याद रखना है। अब इसके अंदर जो है आपके 5 राज्य शामिल हो जाएंगे, यानी कि 5 राज्यों से ये होकर गुजरेगा। कितने? तो 5 ये राज्य। और ये 5 राज्य कौन कौन है तो आपको बता दें, एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पाँचवा क्या हो जाएगा? पाँचवा हो जाएगा आपका उड़ीसा। ये 5 राज्य जो है आपका जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? पहला है जमशेदजी टाटा, दूसरा है रतन टाटा, तीसरा है धीरू भाई अंबानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी टाटा। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को कंपनी की बात हो रहा है। ठीक है, टिस्को कंपनी। अब टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में जो है जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो साक्षी नामक स्थान पर, साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। और किस नदी के किनारे? तो आपको बता दें, खरकई प्लस स्वर्ण रेखा नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना के बाद ही उस जगह को है क्या कहा जाता है? तो जमशेदपुर या टाटा नगर कहा जाता है। इसीलिए जो है आपका जो है साक्षी को क्या कहा जाता है? तो साक्षी को जो है जमशेदपुर का पुराना नाम कहा जाता है। और ये किस जिला के अंतर्गत पड़ता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कोनार बांध किस नदी पर और कब बनाया गया है? पहला है बराकर 1952, दूसरा है दामोदर 1953 और तीसरा है कोनार 1954, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कोनार बांध जो है आपका कोनार नदी पर ही है। और कब बनाया गया है? तो 1954 ईस्वी में बनाया गया है। और यह किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें, यह हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है,
और आपको बता दें कि यह जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन अर्थात दामोदर घाटी निगम के जो है पहले चरण के अंतर्गत बनाया गया था। कब? तो पहले चरण के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी। तो पहले चरण में ही आपका क्या है, कोनार बांध बनाया गया है कोनार नदी पर। और कब? तो 1954 में। और ये कहाँ पर है? तो आपका हजारीबाग जिला में है। इतना याद रखना है। अब डीवीसी की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे तो यह झारखंड ही नहीं भारत का क्या है, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया है। और किसके तर्ज पर किया गया है? तो आपको बता दें कि अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में जो है आपका टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है। क्या है? टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। और उसी का नकल या उसी का हमरूप है आपका क्या, नदी झारखंड का दामोदर घाटी परियोजना। याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? पहला है दामोदर, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी के बारे में ऑलरेडी हम जो है थोड़ा देर पहले बता चुके हैं, तो इसको डिटेल में नहीं बताते हैं। आपको जो है बाकी नदी जो छूट रहा है उसको बताते हैं। अब मयूराक्षी नदी की बात करेंगे तो मयूराक्षी नदी को ही क्या कहते हैं? मोर नदी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये त्रिकुट की पहाड़ी से निकलता है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। इतना आपको याद रखना है। अब इस मयूराक्षी नदी की बात करेंगे तो इस मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। कहाँ लगता है? हिजला मेला। कहाँ लगता है? तो ये आपका दुमका जिला में लगता है। ठीक है, इसमें जो है संथाल जनजाति के लोग विशेष रूप से भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। अब मयूराक्षी नदी पर ही आपका क्या है? तो मयूराक्षी नदी पर ही आपका मसानजोर डैम है। क्या है? मसानजोर डैम। और मसानजोर डैम को हम लोग क्या कहते हैं? कनाडा बांध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। और यह भी कहाँ है? तो आपका दुमका जिला में है भाई। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव है। और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं रानी चुआ। क्या कहते हैं? रानी चुआ। चुआ मतलब कुआं का रूप होता है, छोटा रूप। अब स्वर्णरेखा नदी जो है ये झारखंड का पहला ऐसा स्वतंत्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिरता है। कहाँ पर? तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला झारखंड का पहला स्वर्णरेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो है हुंडरू जलप्रपात बनता है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का लोध जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख या दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि रांची जिला में है। इतना आपको याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी पर आपका क्या है? तो पालना डैम है। चल गया आगे, ले आते हैं। आगे नहीं जाना है अभी, तो बताना बाकी है। अब स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका क्या है? पालना डैम है। और पालना डैम जो है आपका सरायकेला जिला में है। कहाँ है? आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका कौन सा डैम है? तो चांडिल डैम है। और चांडिल डैम जो है आपका सरायकेला जिला में है। ये आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या है? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है भाई। कौन सा? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अब गंगा नदी की बात करेंगे तो ये जो पवित्र नदी है, गंगा नदी हमारा पवित्र नदी है। और ये जो है झारखंड में सिर्फ और सिर्फ कहाँ बहता है? तो साहेबगंज जिला में बहता है। और साहेबगंज जिला हमारा बना है 1983 में। चलिए भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है? पहला है 700 से 900 मीटर, दूसरा है 900 से 1100 मीटर, तीसरा है 1100 से 1300 मीटर, चौथा है 1300 से 1500 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 900 से 1100 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई बोल रहा है, यही होना चाहिए कि कुछ और? नहीं, यही होगा। अब पाट क्षेत्र किसको कहते हैं? तो पाट क्षेत्र मतलब होता है ऐसा ऊंचाई वाला भाग, लेकिन ऊपर में क्या है? समतल रहता है। यहाँ समतल रहेगा जहाँ पर रहने जैसा है, यानी कि पाट मतलब हो जाता है समतल भूमि। क्या हो जाता है? समतल भूमि। तो पठारों में जो समतल भूमि होता है उसी को हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। अगर हम लोग झारखंड में बात करेंगे तो पाट क्षेत्र जो है आपका कौन कौन हो जाएगा? गुमला जिला। ठीक है, गुमला जिला पाट क्षेत्र है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? लोहरदगा। लोहरदगा है।
इसके अलावा आपको बता दें लातेहार। ये 3 जिला जो हैं आपके क्या है, मुख्य रूप से पाट क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि झारखंड में जो पाट क्षेत्र है उसका आकार तिकोना है और इन तीनों पाट क्षेत्र से ही आपका क्या है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। क्या होती है? तो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इन तीनों जिला कब कब बने हैं? तो लोहरदगा और गुमला तो बने हैं आपका 1983 में और लातेहार 2001 में। क्वेश्चन नंबर 25 पहुंच गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? पहला है 19वां क्रम, दूसरा है 20वां, तीसरा 21वां, चौथा है 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21वां क्रम। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड उच्च न्यायालय बना कब था। तो झारखंड उच्च न्यायालय बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी, ठीक उसी दिन जो है झारखंड उच्च न्यायालय भी बना था। और जिस समय ये बना था 21वें क्रम का था, 21वें। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में पूरे भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? अमरावती है। और आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य में कुछ न्यायालय होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड के जो है प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम क्या है? विनोद कुमार गुप्ता। क्या नाम है? विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर पूछा जाए कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम क्या है? महेश। ये नया बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महेश शरद चंद्र सोनक। सुन के भी लिखिएगा आप लोग, सोनक। ये क्या है? झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनकी नियुक्ति कब हुई है? तो इनकी नियुक्ति हुई है 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 2026 को इनकी नियुक्ति हुई है, यानी कि लेटेस्ट ये बने हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट अर्थात सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की आयु में होती है? तो 62 वर्ष की आयु में होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का अगर बात होता उच्चतम न्यायालय की, तो वहाँ के जो है मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो होती है कितना? तो 65 वर्ष की आयु में होती है, ठीक है। और उच्च न्यायालय की कितना? तो उच्च न्यायालय की 62 वर्ष में। इतना आपको याद रखना है। चलिए, और हम लोग क्या जान सकते हैं? अच्छा, झारखंड उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर है? ये रांची जिला में है, झारखंड की राजधानी रांची में है। लेकिन यह जो है कुछ महीनों तक क्या था? आपका डोरंडा में पहले था, लेकिन वर्तमान में ये जो है आपका धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। लेकिन धुरुआ भी कहाँ है? तो ये भी आपका रांची जिला में ही है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 6 हैं। अब झारखंड लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो इसमें जो है इसकी स्थापना जो है अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद आपके 315 के तहत जो है झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया है। इतना आपको याद रखना है। कब किया गया है? तो 2002 में जो है झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। इसमें सवाल क्या पूछा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य कार्यरत हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात JPSC की बात हो रहा है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम फटीक चंद्र, क्या नाम है? फटीक चंद्र हेम्ब्रोम। क्या है? फटीक चंद्र हेम्ब्रोम जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो उनका नाम क्या है? एल खंगियाते। क्या नाम है? एल खंगियाते। ये क्या है? JPC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इतना याद रखना है। JPC से ये भी याद रखना है कि JPC जो है अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। PT में मेंस है, उसके एक दो बाद आपका अच्छा PT मेंस है, क्या बोल रहे हैं हम? देखिए JPC का जो है फॉर्म भराना शुरू हो गया है। अब उसमें जो है आपका मार्च में PT का एग्ज़ाम है, ठीक है। बाकी डिटेल आप लोग साइट में जाके देख लीजिएगा। तो जो भी आपको इंटरेस्ट है, जिनको भी इंटरेस्ट है ज़रूर भरिए। आप चाहे उसके लिए तैयारी विशेष किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन आपको भरना चाहिए और बैठना चाहिए। इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई JPC जो कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी ग्रेजुएशन किए हैं जाके भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अब बहुत लोग तो JPSC नाम में सुन के फॉर्में नहीं भरते हैं,
योग्य हैं फिर भी फॉर्म नहीं भरते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ी बला है। नहीं, आप भरिएगा तब ना गलती से भी लॉटरी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस चेरो राजा ने दोयसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा या नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया था? पहला है मेदिनी राय, दूसरा है प्रताप राय, तीसरा है दरिया राय, चौथा है तेज राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है आपका क्या है, दोयसागढ़ में जो नागपुरी दरवाज़ा लगा था उसको उठा के ले गया था और जाके पलामू में जो है नया किला बनवाया है, वहीं जाकर नागपुरी दरवाज़ा को लगवाया था। ये आपको याद रखना है। अब मेदिनी राय की बात की जाए तो ये क्या है, चेरो वंशीय। चेरो वंशीय जो है आपका क्या है, प्रतापी राजा हैं। और मेदिनी राय के नाम पर ही पलामू में एक शहर का नाम क्या रखा गया है, मेदिनी नगर रखा गया है। क्या रखा गया है, मेदिनी नगर। मेदिनी नगर का ही पुराना नाम क्या था, तो डाल्टनगंज था, लेकिन मेदिनी राय के नाम पर जो है यह मेदिनी नगर नाम रखा गया है। और मेदिनी राय कौन थे, तो चेरो वंशीय प्रतापी राजा थे। इतना आपको याद रखना है। तो ये नागपुरी दरवाज़ा कहाँ से उखाड़ के ले गए थे, तो आपके दोयसागढ़ से। अब दोयसागढ़ आप सभी जानते हैं कि ये गुमला जिला में है, ठीक है। गुमला जिला के जो है आपका सीसई प्रखंड में है, ठीक है। सीसई प्रखंड के दोयसा में दोयसागढ़ का किला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको नवरत्नगढ़ का भी किला कहते हैं, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। वहाँ पर लोग जाते हैं और पर्यटक के रूप में उसको देखते हैं। और ये जो दोयसागढ़ का किला है या नवरत्नगढ़ किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था भाई, तो उसका निर्माण जो है नागवंशी शासक ने करवाया था, नागवंशी शासक। और ये नागवंशी शासक का नाम क्या था, तो दुर्जन साल। क्या नाम था, तो दुर्जन साल के द्वारा जो है दोयसागढ़ के किले का निर्माण किया गया था। हाँ, ये वही दुर्जन साल है जिसको जो है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा जो है 12 साल तक कैद करके रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था, तो आपको बता दें कि ग्वालियर के किला पर रखा गया था। लेकिन झारखंडी आदमी दुर्जन साल जो है हीरे का अच्छे पारखी थे, जिससे काफ़ी प्रभावित होते हैं जहांगीर और उन्हें जो है छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं। बदले में क्या होता है कि 6,000 रुपया जो है सालाना कर देने के लिए वो राजी होते हैं। कौन, आपके दुर्जन साल। इतना आपको याद रखना है। और दुर्जन साल नागवंशी शासक थे। अब नागवंशी शासन की बात आया है तो ये भी बताते चलेंगे कि नागवंश की स्थापना जो है कब हुई है, 64 ईस्वी में हुई है। इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, इसको हम लोग प्रथम शताब्दी मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, प्रथम शताब्दी। और किसने की थी, तो फनी मुकुट राय के द्वारा जो है नागवंश की स्थापना किया गया था। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को क्या कहते हैं, तो फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं, नागवंश का आदि पुरुष भी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब नागवंशियों जो थे, नागवंशी जो है शासन था, उसका राजकीय भाषा क्या था, नागपुरी। और नागपुरी आप सभी जानते हैं, मोके बेस नहीं लागत थे, मोके मूर्ख पढ़े खे, मोके नौकरी करे खे, मोके अपन मान सम्मान बढ़ाए खे, ये सब का है के, नागपुरी भाषा है के। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? पहला है शाहिस्ता खान, दूसरा है अब्दुल्ला खान, तीसरा है बख्तियार खान, चौथा है दाऊद खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दाऊद खान को। औरंगजेब ने बिहार के दाऊद खान को जो है पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। अब पलामू की बात की जाए तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी। और पलामू जो है आपके जौ के उत्पादन में पूरे झारखंड में सबसे अधिक आगे है। इसके अलावा आपको बता दें मक्का के उत्पादन में भी सबसे आगे है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन के उत्पादन में भी सबसे आगे है। इसके अलावा आपको बता दें दलहन, कहाँ चल गया भाई लोग, दलहन लिखा जा, दलहन के उत्पादन में भी सबसे आगे जिला पलामू है। इसके अलावा आपको बता दें ग्रेफाइट का भी भंडार जो है पलामू में सबसे अधिक है। इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग जो है क्लास के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब इतना सीधा से नॉन स्टॉप बोलते हैं ना, पानी पीते हैं ना कुछ, तो आप लोग क्या कीजिए, एक लाइक कर दीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। और गुरु दक्षिणा के रूप में और हमको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। अपना हम 100% देते हैं, आप लोग भी कुछ परसेंट दीजिए, तो मिलजुल के सरकार चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? पहला है पलामू, दूसरा है चतरा, तीसरा कोडरमा, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है बिहार राज्य से जो है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण करते हैं। यानी कि बिहार से ही हम लोग अलग हुए हैं। इसीलिए जो है झारखंड का जो है सबसे अधिक सीमा रेखा जो है बिहार राज्य के साथ साझा होता है।
ये याद रखना है। और झारखंड के जो 10 ज़िले जो हैं बिहार के सीमा साझा करते हैं, ये बिहार से स्पर्श करते हैं। उनमें से ये 3 ज़िला तो ऑलरेडी हो गया और 7 ज़िला के नाम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका गढ़वा, रिपीट लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहला गढ़वा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका पलामू हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका चतरा हो जाएगा। चौथा आपका चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा आपका हजारीबाग हो जाएगा। 4 हुआ है और लिख देते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका कोडरमा। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह। सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा आपका देवघर। आठवां क्या हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा आपका दुमका। नवां क्या हो जाएगा, तो नवां हो जाएगा आपका, लिख नहीं यार, नवां हो जाएगा आपका गोड्डा। 10वां हो जाएगा आपका साहिबगंज। तो ये 10 ज़िले जो हैं आपके क्या हैं, बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें से ये 3 ज़िला तो ऑलरेडी दिया हुआ है। इतना याद रखना है, यानी कि बिहार से ही जो है हम लोग अलग होकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं और बिहार से ही हमारा जो है सबसे अधिक सीमा रेखा बनता है। ये सब आपको याद रखना है। बिहार हमारा बड़ा भाई है, बिहारियों से लड़ाई नहीं करना है। छोटा नागपुर की पठार की चट्टानें कैसी है? पहला है परतदार, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है क्रिस्टलीय और कायांतरित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीय और कायांतरित क्या है, छोटा नागपुर की पठार की चट्टानें हैं। और अगर छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो ये जो है भारत के पूर्वी भारत में है, यूँ कह सकते हैं यह जो आपका पूर्वी भारत में आपका छोटा नागपुर का पठार स्थित है। और इस छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस छोटा नागपुर के पठार में जो है अनेकों प्रकार के खनिज संपदा पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं धन धन रे धन हमर छोटा नागपुर, हीरा नागपुर हमर सोना नागपुर। ये रूर प्रदेश शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं और उस जगह को क्या नाम है, उस जगह का नाम है रूर प्रदेश। तो हम लोग सोचे भाई कि छोटा नागपुर में भी तो बहुत सारे खनिज संपदा पाया जाता है, तो क्यों ना इस जगह को भी हम लोग क्या कहेंगे, रूर प्रदेश। तो हम लोग छोटा नागपुर को पठार को जो है जर्मनी वाला रूर प्रदेश को नाम के चुरा के या वही वाला लेबल को यहाँ चिपका दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड के कुल भूभाग का कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड का कुल भूभाग कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। इसका जो है लगभग आपको बता दें 47.38% जो है आपका क्या है, छोटा नागपुर पठार आता है। इतना याद रखना है। चलिए, काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ जो हम क्लास को संपन्न किए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए भाई, आप लोग क्लास का लाभ उठाइए और एग्ज़ाम पास कीजिए, नौकरी कीजिए और एक डब्बा जो है बढ़िया वाला मिठाई लेके मेरे पास आइए, हम आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आपका जो है पदोन्नति होते रहेगा। आप अगर आप कांस्टेबल में जाते हैं तो एकदम डीएसपी लेवल तक जाइएगा, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, इसीलिए नौकरी लगेगा यहाँ से पढ़ के तो ज़रूर बताइएगा और मिठाई लेके ज़रूर आइएगा। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।